हेलो हाय एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज एक बार फिर आप सभी का लर्न मूवमेंट चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुशीला और आज हम संविधान में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनका क्या महत्व है और उनके पीछे क्या संस्कृति है, यानी क्या सिफारिशें हैं, क्या उनका उद्देश्य है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। डीपीएसपी को जानने से पहले थोड़ा सा पिछले की चीजें हम रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में भाग 3 में है, उनका उल्लेख है और उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। वो क्या है, यानी भाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। ये जो मूल अधिकार है व्यक्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसी तरीके से डीपीएसपी जो है वो किसके लिए महत्व है, वो राज्य के लिए एक निर्देश के रूप में रखे गए हैं। तो एक छोटा सा मोटा सा हम इसको अंतर समझ लेते हैं, क्या है डीपीएसपी और क्या है फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए कंपेयर करके थोड़ा सा जानेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका भाग 3 में उल्लेख है, नहीं, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है और डीपीएसपी भाग 4 में है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी का उल्लेख 36 से 51 तक जो है अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, यानी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से इसको अधिकृत किया गया, नहीं लिया गया है। और डीपीएसपी की बात करें तो ये आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया, नहीं ग्रहण किया गया है। यानी आयरलैंड का जो संविधान है 1937 में जो बना हुआ था, यानी कब निर्मित हुआ? 1937 में। आयरिश या आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। और आयरलैंड ने भी कहां से लिया था, ग्रहण किया था? उसने स्पेन से ग्रहण किया था। कहां से? स्पेन से। कुछ जरूरी चीजें हैं, उनको भी याद रखना जरूरी है। मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया, डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, इसका सोर्स आयरलैंड है। फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? न्यायोचित है, न्याय संगत है। न्याय संगत है यानी जस्टिसएबल है। जस्टिसएबल है इसका मतलब क्या हुआ? मौलिक अधिकारों का हनन होने पे न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है, न्यायालय में जो चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अगर बात करें डीपीएसपी का, डीपीएसपी क्या है? गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित है या गैर संगत कह सकते हैं। ठीक है, गैर न्याय संगत। इसका मतलब नॉन जस्टिसएबल है, नॉन जस्टिसएबल है। इनका हनन होने पे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको ये न्यायोचित है, न्याय संगत है, गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिसएबल है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगर बात करें मौलिक अधिकारों का तो इन्हें न्याय संगत है, ये यानी जस्टिसएबल है, न्यायोचित है, इन्हें इनका हनन होने पे न्यायालय में लागू किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा जो है इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकार बाध्यकारी है। कैसे हैं? बाध्यकारी यानी फोर्सेबल है, एनफोर्सेबल है। डीपीएसपी कैसे हैं? गैर बाध्यकारी है। कैसे? गैर बाध्यकारी है यानी नॉन एनफोर्सेबल है। ठीक है, एक मोटा मोटा सा एक पॉइंट है, इनको ध्यान में रख लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स दोनों में डिफरेंट क्या है। डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है और मौलिक अधिकार भी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो नागरिकों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, लेकिन डीपीएसपी किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये जो है राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। और कैसे महत्वपूर्ण है, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बस एक चीज ऐसे है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी की बात की गई है। मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया है, डीपीएसपी को आयरलैंड यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो न्याय संगत है, न्यायोचित है, जस्टिसएबल है
और डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो फोर्सिएबल है, बाध्यकारी है, यानी इनको लागू करना जो है राज्य का कर्तव्य बनता है। एक तरीके से कर्तव्य क्या, उनको बाध्यकारी है, ठीक है, उनको करना ही है। और दूसरी तरफ देखें तो ये गैर यानी बाध्यकारी नहीं है, यानी नॉन एनफोर्सेबल है। तो ये चीज मोटी हुई। अब आगे देखते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या है, आखिर इनको क्यों रखा गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यानी जस्ट अगर देखें तो मौलिक अधिकारों के बाद दूसरे नंबर पे रखा गया है। इसका मतलब जो है दूसरे नंबर पे मौलिक अधिकारों की महत्व के बाद में दूसरे नंबर पे डीपीएसपी का स्थान आता है। और डीपीएसपी क्यों जरूरी है, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, समझने की कोशिश करते हैं डीपीएसपी है क्या। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। अगर देखिए कोई चीजों को समझना है तो पहले उस शब्द को तोड़ करके समझने की कोशिश किया जाए। कॉन्सेप्ट हमारा जब क्लियर हो जाएगा तो आगे की चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ नाम से काफी चीजें क्लियर होती हैं अगर समझने की कोशिश करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बात करें पॉलिसी। देखिए पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक ऐसा एक्शन, ऐसा एक कार्य जो राज्य या सरकार के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए किया जाता है। पॉलिसी क्या है, सरकार जो हम लोगों के लिए जो पॉलिसी है, हम क्या मतलब नागरिक जो जनता है उसके लिए पॉलिसी नीतियां बनाती हैं। और नीतियां क्यों बनाई जाती हैं, उनके नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके जन कल्याण के लिए, एक तरीके से उनको विकास के लिए, समृद्धि के लिए, जन कल्याण के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो पॉलिसी एक ऐसा कार्य जो राज्य या सरकार के द्वारा जन कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। अब सरकार के द्वारा किया यानी राज्य के द्वारा किया जाता है। राज्य क्या है, तो राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य क्या है, समाज में प्रशासन और नियंत्रण को बनाए रखना। राज्य का क्या काम है, राज्य का काम है समाज में व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक रूप से समाज में जो प्रशासनिक नियंत्रण है उसको बनाए रखना, प्रशासनिक नियंत्रण और प्रशासनिक कार्य को बनाए रखना। फिर आता है देखिए प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, किसी ढंग को, किसी कार्य को करने का ढंग। यानी डीपीएसपी जो है एक तरीके से जो उसमें प्रावधान है, सिद्धांत है, उनको किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से पॉलिसी बनानी है तो किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से ये क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, हमारे गोल्स हैं कि अगर हमें पॉलिसी को बनाना है तो किन प्रिंसिपल्स के आधार पर बनाना है, इन सिद्धांतों के आधार पर बनाना है। और वो सिद्धांत क्या है, उन आगे प्रावधान है, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर देखिए डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का क्या मतलब है, डायरेक्टिव कहाँ से शब्द आया है, डायरेक्शन, कहाँ से आया है, डायरेक्शन से आया है इसका शब्द। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा, दिशा या निर्देश। यानी ये ऐसे निर्देश, यानी राज्य को ऐसे सिद्धांत हैं जो राज्य को निर्देश देते हैं कि पॉलिसी बनाओ, नियम बनाओ। तो इन जो यहाँ पे डीपीएसपी में जो प्रावधान है, जो सिद्धांत है, उनको ध्यान में रखते हुए बनाओ, दिशा और निर्देश। देखिए यहीं से चीजें क्लियर हो रही। पॉलिसी राज्य के द्वारा बनाई जा रही है, किन आधार पे, इन प्रिंसिपल्स के आधार पे, यानी दिशा निर्देश दे रहे हैं राज्य को। संविधान में जो डीपीएसपी है वो दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, तरीके से उनको निर्देश दे रहे हैं। अगर आपको पॉलिसी या कोई कानून या कोई विधि बनानी है तो आपको इन सिद्धांत को फॉलो करना कर्तव्य है या आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डीपीएसपी एक सुझाव के रूप में संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने सुझाव के रूप में संविधान में राज्यों के लिए जो है दिया गया, रखा गया है सुझाव के तौर पे। ये बाध्यकारी नहीं है, जैसा कि आप लोग देखें कि बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। ये राज्य को एक सुझाव के तौर पे उनको सजेशन किया गया है कि अगर वो पॉलिसी बनाए तो जो है इन डीपीएसपी का ध्यान में रख करके, यानी लागू करने समय या बनाते समय इन डीपीएसपी का जो है ध्यान रखे। अब एक चीज और, राज्य के नीति निर्देशक देखिए कि आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरिश यानी आयरलैंड से। लेकिन अगर बात करें तो ये दूसरा सोर्स हमारा क्या है, भारत शासन अधिनियम, भारत
शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जिन अनुदेश की बात की गई थी उन्हीं अनुदेश के समान हमारे डीपीएसपी भी हैं, ठीक है। यानी मोस्टली जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और भारत शासन अधिनियम ये हमारे ब्रिटिश सरकार, जब ब्रिटिश सरकार थी उस समय बना हुआ कानून है। तो यहाँ पे जिन निर्देश की अनुदेश की बात की गई है, यानी भारत शासन अधिनियम में जिन अनुदेश की बात की गई है उन्हीं अनुदेशों के समान हमारे डीपीएसपी भी हैं। लेकिन एक अंतर है, वो क्या अंतर है? अंतर ये है, जब उस समय जो ये अनुदेश थे यानी भारत शासन अधिनियम में जिन अनुदेशों की बात की गई है वो उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे और जो औपनिवेशिक कॉलोनियां थी वहां के जो गवर्नर थे उनके लिए जो है ये अनुदेश रखे गए थे। यानी उन गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स के लिए ये प्रावधान किया गया था, यानी इन अनुदेशों को रखा गया था। लेकिन अगर बात करें आज के समय में यानी आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में ये क्या है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के लिए जो है प्रावधान जोड़े गए हैं। यानी पहले जो है सिर्फ कार्यपालिका के लिए, उस समय जब ब्रिटिश शासन के समय सिर्फ कार्यपालिका के लिए था। इधर कार्यपालिका क्या मतलब गवर्नर जनरल और जो गवर्नर्स थे जो ब्रिटिश कॉलोनियां थी। लेकिन आज के समय में ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों के लिए है। इसका मतलब ये है विधायिका भी जब कोई नियम या कानून बनाती है या कोई कार्यपालिका उस पर कोई डिसीजन लेती है तो ये कहा गया है, यानी उनके लिए ये जो है निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा कि उनको डीपीएसपी यानी जो प्रावधान है, निर्देश है, इनको ध्यान में रखते हुए कानून या नियम बनाए, पॉलिसी बनाए, ठीक है। एक तरीके से देखें यानी डीपीएसपी वो निर्देश हैं, वो सुझाव हैं जो राज्य के द्वारा विधायिका, कार्यकारी या प्रशासनिक मामलों के संबंध में कानून बनाने या उन्हें लागू करने के साथ साथ, मतलब कानून बनाने और उन्हें लागू करने के समय डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। क्या मतलब निकला कि एक तरीके से ये सुझाव है, डीपीएसपी क्या है, सुझाव है, एक सिफारिशें है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है राज्य के लिए कि जब वो विधायी या कार्यकारी या प्रशासनिक मामलों से संबंधित कोई कानून नियम बनाए या उनको लागू करे तो उस समय जो है इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाए। डीपीएसपी जो है ये क्या, डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं और इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य ये है कि ये उच्च आदर्श समानता स्वतंत्रता को बनाए रखे, उच्च आदर्श को प्राप्त करना है। यानी एक तरीके से समाज में जो है स्वतंत्रता बनी रहे, समानता बनी रहे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे जो प्रस्तावना है संविधान में उसमें ऐसी परिकल्पना की गई है कि जो भी राजनैतिक या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से लोगों में समानता की बात की गई है, तो उसी का एक परिलक्षित रूप है, उल्लेख किया गया है। और उसका जहाँ पे वर्णन कहाँ मिलता है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में सामाजिक लोगों में समानता विकसित हो, समानता लाई जाए, असमानता को घटाया जाए, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। तो आपने समझा कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी एक सुझाव है, राज्य को निर्देश देते हैं पॉलिसी बनाते समय या उन्हें लागू करते समय। डीपीएसपी जो प्रावधान सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए। और ये डीपीएसपी जो है समाज में यानी लोकतांत्रिक, आधुनिक लोकतांत्रिक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, इससे संबंधित कोई कानून या नियम राज्य के द्वारा बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका उत्तरदायित्व बनता है, यानी कर्तव्य बनता है कि इन जो है डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाए। देखिए लेकिन जो है ये बाध्यकारी नहीं है। क्या बाध्यकारी नहीं है? राज्य के लिए कोई भी नागरिक के द्वारा राज्य को बाध्यकारी यानी डीपीएसपी का प्रयोग करने के लिए, लागू करने के लिए राज्य को बाध्यकारी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सिर्फ कर्तव्य की बात की गई है, सिर्फ कर्तव्य बनता है। अब ये चाहे राज्य की क्या इच्छा है वो इनको लागू करे या ना करे, वो उनकी इच्छा है, लेकिन ये फोर्सेबल नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये इनका एक सिर्फ कर्तव्य है। लेकिन ऐसी कल्पना की गई है, ऐसा जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा सुझाव दिया, ऐसा जो है इसको, जैसे कि अम्बेडकर जी ने जो है कहा था, इसको विशेषता वाला बताया था। तो ऐसी कि जो है अगर कोई सरकार या पॉलिसी है, सरकार या राज्य संस्था है
कोई नियम या कानून बनाती है यानी नागरिकों के लिए, तो इन अनुदेशों को ध्यान में रखें। उनका कहना था कि अगर ये राज्यों पे छोड़ दिया जाए, अगर राज्य जो है इसका पालन नहीं करते हैं तो इसका डिसाइड निर्णय कौन करेगा? जनता करेगी। यानी जनता जो है अपना मत देकर, अपने वोट देकर के इसका डिसीजन करेगी। अगर कोई सरकार या संस्था सही तरीके से कार्य नहीं करती, यानी पॉलिसी ऐसी बनती है जो लोगों के कल्याणकारी के लिए नहीं है, नागरिकों के कल्याणकारी के लिए नहीं है, तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, एज यू नो, तो जो है जनता अपना जो है मत देते हैं, अपना निर्णय देते हैं, अपना बदलते हैं। इस तरीके से जो कुछ चीजें हैं जो जनता पे छोड़ दी गई कि इसका डिसीजन कौन करेगा? जनता करेगा। तो ये राज्य का कर्तव्य है। अब राज्य चाहे तो डीपीएसपी का प्रयोग करे, उनको ध्यान में रख के ये नीति बनाए या ना, लेकिन उनका उत्तरदायित्व है, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। अब देखिए, अगर इतना जरूरी था तो इनको पहले ही क्यों नहीं लागू किया? यानी जैसे ही 1950 में 26 जनवरी 1950 में जब संविधान को लागू हुआ, यानी इम्प्लीमेंट किया गया, उस समय जैसे लागू हुआ, फंडामेंटल राइट्स अपने फोर्स में आ गए, यानी वो लागू हो गए। लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि उस समय ऐसा भी, जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने जो अपना सुझाव दिया, कल्पना दिया, उनकी जो सूझ और समझ थी कि उस समय जो देश की स्थिति थी वो वित्तीय रूप से, यानी वित्तीय संसाधन इतने नहीं पर्याप्त थे हमारे देश के पास, और ना ही तो और इतना जो समाज में पिछड़ापन, और भारत के पास ना ही इतना कोई संसाधन थे कि अतिरिक्त कोई काम मतलब भार लिया जा सके। इस वजह से डीपीएसपी को लागू नहीं किया गया। इनको भविष्य के लिए मतलब एक सुझाव के आदर्श के रूप में जोड़ दिया गया कि जैसे जैसे हमारे देश की स्थिति में विकास और समृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे राज्यों को अपना जो अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको कानून बना करके इनको इन्फोर्स किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है डीपीएसपी जो है एक आदर्श है, और इनको नागरिकों के कल्याणकारी के लिए पॉलिसी जो बनाई जाती है उनकी समानता स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। आप लोगों ने ये चीज समझी कि ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है? यानी डीपीएसपी का हनन होने पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर डीपीएसपी से संबंधित कोई कानून बन जाता है, यानी डीपीएसपी में जो प्रावधान रखे उनके संबंधित कोई कानून अगर बन जाता है, तो जो है न्यायालय इनकी जांच या इनका निर्णय ले सकती है, न्यायालय में जो फोर्सेबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डीपीएसपी जो एक सुझाव, एक रिकमेंडेशन प्रावधान के रूप में रखा गया था, यानी जो फ्यूचर के लिए, वो ऐसे हैं कि अगर फ्यूचर में इनसे संबंधित कोई कानून नियम बनता है तो जो है इनको फोर्सेबल या फिर न्याय संगत के तौर पे इनको जोड़ा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 45 अनुच्छेद जो है डीपीएसपी में, उसमें जो है शिक्षा के अधिकार को 46वें संविधान संशोधन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया, कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ दिया गया, यानी 21 काम है। तो एक तरीके से पहले ये डीपीएसपी थे, यानी सिर्फ एक सुझाव के तौर पर रखा गया था, लेकिन जब समय आने पर जब लगा कि इसकी आवश्यकता है कि जो हमारे गरीब या ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो ये राज्य का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि जो है वो शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए काम करे। तो जो है उनको एक मौलिक अधिकार के रूप में उनको कानून के द्वारा बना दिया गया और मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। अब वो क्या है? कंपलसरी है, एक फोर्सेबल है, बाध्यकारी है, सबके लिए जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि डीपीएसपी एक सुझाव है जिनको भविष्य में नीतियां, पॉलिसी बनाने के लिए राज्यों का कर्तव्य बनता है कि अगर कोई पॉलिसी नीति बनाए तो उनको ध्यान में रखते हुए बनाए। ठीक है, और मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, भाग 3 में है और डीपीएसपी भाग 4 में है। संवैधानिक सलाहकार बीएन रॉय जो है, उन्होंने जब संविधान सभा के समक्ष 2 तरीके वैयक्तिक अधिकारों को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। यानी कैसे वैयक्तिक अधिकार? एक था न्यौचित और था दूसरा गैर न्यौचित। न्यौचित की बात करें तो मौलिक अधिकार था, गैर न्यौचित की बात करें तो वो डीपीएसपी था। और इन्होंने 2 सिफारिशें संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की थी और संविधान सभा ने जो है सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। इसी के आधार पर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों को जोड़ा गया, यानी पहले ज्यादा जरूरी है मौलिक अधिकार है, इसके बाद दूसरे नंबर पे डीपीएसपी को जोड़ा गया।
अब देखिए डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी जो है क्या क्या डीपीएसपी है। संविधान में डीपीएसपी को वर्गीकृत के बारे में बात तो नहीं की गई है, लेकिन उनके कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर डीपीएसपी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 3 भागों में 3 सिद्धांत के रूप में डिवाइड कर दिया गया। कैसे? समाजवादी, समाजवादी और गांधीवादी और कहता है उदार बौद्धिक, उदार बौद्धिक। तो देखिए संविधान में इनके वर्गीकरण की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन इनके उद्देश्यों और उनके कार्यों के आधार पर, इनके जो प्रिंसिपल्स के आधार पे इनको जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है सुविधा के लिए, समझने के लिए। ठीक है, सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब इन्हीं में प्रावधान है, यानी क्या क्या इसमें किन किन विषयों के बारे में बात की गई है, राज्य जो कार्य करेगी उन किन किन विषयों पर, किन किन सिद्धांत पर काम करेगी, ये सब यहाँ पे जो 3 सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत, यहीं पे सभी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो यहाँ पे देखिए समाजवादी में समाज शब्द से संबंधित ऐसा लग रहा है कि समाज के बारे में बात हो रही है, यानी समाज में जो असमानता है, समाज की समृद्धि और विकास के लिए बात की गई है। यहाँ पे जो भौतिक संसाधन है, यानी जो ऐसी संपदाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा है, भौतिक संसाधन प्रकृति में जो संसाधन है उनका समान रूप से वितरण हो, आय और प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को खत्म किया जाए, यानी सभी को समान अवसर मिले, समान प्रतिष्ठा मिले, समान जो है आजीविका चलाने का जो पर्याप्त साधन मिले। कोई व्यक्ति जो है भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना कर पाए, यानी कहे कि भौतिक संसाधन हमारे हैं, वो संकेंद्र इकट्ठा ना कर पाए, ये राज्य का उत्तरदायित्व बनता है कि सभी को समान रूप से संसाधन प्राप्त हो। महिलाएं और पुरुषों के लिए जो है समान वेतन मिले, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो है व्यवस्था की गई। तो ये क्या है? समाज में देखिए, समाज शब्द से समझ लीजिए जहाँ पे समाज यानी व्यक्तियों के लिए एक समान रूप से काम करने की बात की गई है। समाज ऐसा समाज जहाँ पे जो नागरिक हैं उनको समान रूप से विकसित करना, समान रूप से विकास करना, समृद्धि करना, उनको समान अधिकार देना, समान रूप से उनको संसाधन अवेलेबल कराना, आजीविका चलाने के लिए उनको समान रूप से जो है उनके लिए कार्य किया जाना। दूसरी बात करें गांधीवादी। गांधीवादी देखिए, गांधी जी की जो विचारधारा से संबंधित जो उनके जो कुछ ऐसे दर्शन, कुछ ऐसे सपने थे जो वो भारत को जिस रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने जो कल्पना की थी, तो संविधान के निर्माता जो थे उन्होंने उनके विचारों को, उनके जो आदर्श थे उनको सम्मिलित करने की कोशिश की। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में गांधी जी सोचते थे, जैसे शिक्षा। उनका सपना था कि शिक्षा हर गांव, हर कोने में पहुंचे, हर छोटा सा बच्चा जो पहुंचे और वो आत्मनिर्भर बने। बेसिक शिक्षा जो है वो गांधी जी के द्वारा इसकी बात की गई थी। तो शिक्षा है वो गांव का, उनको डेवलप बनाने का जो सपना था। तो पंचायत भी यहीं पे है, पंचायत है, कुटीर उद्योग, जैसा सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी की विचारधारा क्या था कि वो गांव को, पंचायतों, ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को विकसित करना चाहते थे। छोटे छोटे उद्योग लगाना, कुटीर उद्योग लगाना उनका सपना था। और सहकारी समितियां के बारे में या पोषण से संबंधित जो है, तो ये ऐसे कुछ है गांधी जी की विचारधारा से संबंधित जो दर्शन है वो यहाँ पे गांधी जी के गांधीवादी नाम से जोड़ दिया गया है। फिर बात करें उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक में क्या है, इंटेलेक्चुअल, जैसे कि इसमें जो है समान नागरिक का बात नहीं, पूरे भारत में समान रूप से एक ही कानून लागू हो, इसके बारे में बात की गई है। और पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण का, ठीक है। खेती की बात की गई, तकनीकी रूप से खेती की जाए। गायों का जो है, गाय या जिस पर्यावरण का संरक्षण हो, या जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ठीक है, भारत की ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके संरक्षण की बात की गई है। न्यायपालिका और विधायिका को स्वतंत्र रूप से डिवाइड करने की बात की गई है। और जो यानी भारत के जो दूसरे देशों के साथ, यानी विदेशियों के साथ, यानी अन्य देशों के साथ समझौता और संधि की बात यहीं पे की गई है उदार बौद्धिक में। तो इस तरीके से उनके उद्देश्यों के आधार पर उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। इनको हम डिटेल से समझेंगे क्या है, और इसको हम अगले ही वीडियो में समझेंगे। आज इतना बहुत हो गया है, फिर काफी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरीके से इनको 3 भागों में रखा गया है, आप धीरे धीरे समझेंगे। और अनुच्छेद 36 से 36 में देखिए वही परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में जिस राज्य को परिभाषित किया गया था, वही सेम यहाँ भी डीपीएसपी में भी उसी राज्य को उसी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से परिभाषित किया गया है। कैसे? राज्य जो है, जितनी भी केंद्र की कार्यपालिका विधायिका बॉडीज हैं, या राज्य की विधायिका कार्यपालिका बॉडीज हैं, या जो हमारे स्थानीय निकाय हैं,
उनके जो जो स्थानीय निकाय जो बॉडी हैं या फिर कोई ऐसी प्राधिकरण संस्थाएं जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, तो वो सभी जो है राज्य की परिभाषा में आते हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, इनको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और आगे अपना गोल अचीव करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।